हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू IQ ज्ञान। तो आज जो है हम एनसीईआरटी 11th का थर्ड चैप्टर देख रहे हैं। थर्ड चैप्टर इसमें देखें इकोनॉमी का। जो पहला चैप्टर हमने देखा था उसमें था आपका इंडिपेंडेंस के समय कैसी थी इकोनॉमी 1947 के समय में, या उसके पहले कैसी थी इकोनॉमी, क्या पॉलिसी था। उसके सेकंड चैप्टर में हमने देखा 1990 से लेकर के 1950 से लेकर के 1990 तक में इकोनॉमी कैसी थी, इंडियन इकोनॉमी क्या पॉलिसी हमारी थी। तो ये और इस चैप्टर में थर्ड चैप्टर में जो हम देखेंगे ये लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, ये जो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स आया था 1991 में, उसके बारे में हम डिटेल में देखेंगे। क्या क्या था रिफॉर्म्स। और बाकी जो पुराना चैप्टर है वीडियो में अपलोड किया हुआ है, आप देख सकते हैं, उसको लिंक में डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ नीचे में। तो आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। तो बने रहिए वीडियो में लास्ट तक, और लास्ट में हम कुछ रखेंगे एमसीक्यू इस चैप्टर के बेसिस पर। तो उसको आप देखें और उसको सॉल्व करें। कमेंट सेक्शन में आप अपना आंसर दे सकते हैं। तो पहले हम स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। तो पहले देखते हैं इकोनॉमी जो 1991 में जब इकोनॉमिक रिफॉर्म्स आया तो उस समय इंडियन स्टेट की इकोनॉमी का स्टेटस कहता था, इंडियन इकोनॉमी कैसी थी उस समय। तो काफी अच्छी स्थिति में नहीं थी इकोनॉमी उस समय। पहला जो था एक्सटर्नल डेप्थ हमारे पास काफी था, मतलब कि जो कर्जा था बाहर का, बाहरी देशों से हमने जो लिया था इंपोर्ट करने के लिए या कुछ सामान खरीदने के लिए, जो क्राइसिस था वो काफी ज्यादा था। इकोनॉमिक क्राइसिस डेप्थ जो था, हमारा कर्जा काफी अच्छा ज्यादा था। रिपेमेंट्स ऑन ऑल इट्स बोरोइंग फ्रॉम अब्रॉड, तो रिपेमेंट्स जो था वो करने की स्थिति में गवर्नमेंट नहीं थी कि उस जो कर्जा हमने लिया था उसका पैसा देना, उसका इंटरेस्ट या उसका प्रिंसिपल जो देना, वो उस हालत में देश नहीं था। दूसरा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो होता है, एक तरह से रिजर्व हर देश में कुछ फॉरेन करेंसी, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व होता है, जो कि बेसिकली आप कह सकते हैं इंडिया के केस में अगर देखें तो यूएस डॉलर के में होता है। गोल्ड रिजर्व होता है जो आरबीआई रखती है, ये सारा आरबीआई मेंटेन करती है इसको बेसिकली। तो ये गोल्ड रिजर्व हो गया। एसडीआर है, स्पेशल ड्रॉइंग राइट, जो आईएमएफ का करेंसी एक तरह से कह सकते हैं, आईएमएफ कोटा है। तो ये सारा जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व होता है जिसको कंट्री यूज करती है, कंट्री का इकोनॉमिक स्ट्रेंथ जो है ये बताता है कि कंट्री कितनी स्ट्रांग है इकोनॉमिकली। वो अगर एक्सचेंज रिजर्व ज्यादा है तो आप जो बाहर से जो इंपोर्ट है उसको आप बेसिकली जो कंट्री है वो फॉरेन एक्सचेंज में चुकाती है। अगर हम बाहर से कुछ इंपोर्ट करते हैं, आयात करते हैं, तो वो जो है हम फॉरेन करेंसी में यूएस डॉलर में इसमें चुकाते हैं। तो इसलिए हमें फॉरेन एक्सचेंज रखना जरूरी है। तो ये हमारे पास काफी कम था। दूसरा जो था इसेंशियल सामान जो थे, इसेंशियल गुड्स जो था, उसका प्राइसेस काफी तेजी से बढ़ रहा था। तो एक क्राइसिस सिचुएशन था क्योंकि वहां सामान जो कमी थी, लोगों के पास सामान कमी थी, तो उस कारण से भी जो है राइजिंग प्राइसेस, इन्फ्लेशन काफी था इसेंशियल गुड्स का बेसिकली। तो ये सब जो था स्टेट ऑफ इकोनॉमी जो अच्छी नहीं थी। तो अब हम देखेंगे इकोनॉमिक जो रिफॉर्म्स आया, इकोनॉमिक क्राइसिस जो थी, जो हमने देखा अभी, उसका रीजन क्या था, आखिरकार ऐसा क्या हुआ था, जो क्या पॉलिसी थी जिसके कारण इंडियन इकोनॉमी का ये स्टेटस था। तो पहला जो कह सकते हैं आप जो रीजन था वो था इनएफिशिएंट मैनेजमेंट ऑफ इंडियन इकोनॉमी। तो बेसिकली जो इकोनॉमिक पॉलिसी गवर्नमेंट ने अपनाया 1950 से लेकर के 1990 तक, वो इनएफिशिएंट था, वो उतनी अच्छी नहीं थी। मैनेजमेंट इंडियन इकोनॉमी का सही नहीं था। एक्सपेंडिचर, when expenditure is more than income, government borrows to finance the deficit from banks। तो जो अगर अभी भी आप देखते हैं, अगर एक्सपेंडिचर ज्यादा होता है इनकम से, तो हम उसे डेफिसिट कहते हैं, डेफिसिट फाइनेंसिंग। गवर्नमेंट की अभी आप देखते होंगे फिस्कल डेफिसिट आपने पढ़ा हो इकोनॉमी में, रेवेन्यू डेफिसिट होता है। तो बेसिकली ये डेफिसिट जब बजट पेश होता है तो उसमें बताया जाता है कि हमारा फिस्कल डेफिसिट इतना है, रेवेन्यू डेफिसिट इतना है। तो ये तब होता है जब गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर जो खर्चा है वो उसकी कमाई से ज्यादा है। जैसे आपके घर में मान लीजिए खर्चा आपका कमाई से ज्यादा है, तो आप है ना कहीं से पैसा उधार लेते हैं उसको चुकाने के लिए। उसी तरह से आप कह सकते हैं कि कर्जा एक तरह से है, डेफिसिट होता है। इसको चुकाने के लिए बैंक से सरकार पैसा लेती है, आरबीआई से, और पब्लिक से पैसा लेती है। स्मॉल जो आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, प्रोविडेंट फंड हो गया आपका, इससे जो है गवर्नमेंट जो इसको इससे पैसा लेती है। और जब व्हेन वी इंपोर्ट गुड्स, जब गुड्स कुछ इंपोर्ट करते हैं, जैसे पेट्रोलियम हमारा एक बड़ा इंपोर्ट है, इंडिया जो पेट्रोलियम डिपेंडेंट है बाहर से, तो हम उसको डॉलर में पे कर देते हैं, जो कि फॉरेन करेंसी में पे करते हैं उसको। तो ये जो था इंडियन इकोनॉमी में एक्सपेंडिचर भी काफी ज्यादा था, डेफिसिट जो बहुत ज्यादा था वहां पे इकोनॉमी में, हमारा एक्सपेंडिचर भी काफी ज्यादा था। तो उसके बाद जो पॉलिसीज थी, डेवलपमेंट पॉलिसीज जो चाहिए थी कि रेवेन्यू, नेक्स्ट जो रीजन था एक तरह से कह सकते हैं आप कि जो गवर्नमेंट का जो प्रोग्राम था, जो पॉलिसीज थी, जो डेवलपमेंट प्रोग्राम
जो इसमें स्पेंड किया गवर्नमेंट ने, जिस पॉलिसी में पैसा लगाया, तो उससे ज्यादा रेवेन्यू गवर्नमेंट को नहीं आया, जिसके कारण जो है एक्सपेंडिचर जो ज्यादा हुआ, रेवेन्यू जो है वो धीरे धीरे कम होता चला गया। ये भी एक कारण था। अगला कारण जो था, जो टैक्सेशन से जो पैसा था गवर्नमेंट को, वो काफी कम हो गया, वो रेवेन्यू नहीं आया गवर्नमेंट को टैक्सेशन से। उस उसके जो खर्चा था गवर्नमेंट का बेसिकली, वो ज्यादातर वैसे सेक्टर्स में था जो कि जहां से कोई रिटर्न नहीं आता था, जैसे कि सोशल सेक्टर आप समझ सकते हैं, मान लीजिए पॉवर्टी रिडक्शन स्कीम है, गवर्नमेंट का एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो गया, या फिर लेबर भत्ता हो गया, जो सोशल सेक्टर स्कीम है वहां पे गवर्नमेंट का ज्यादा एक्सपेंडिचर हो रहा था। डिफेंस जो कहते हैं हम, वहां पे ज्यादा एक्सपेंडिचर हो रहा था, जबकि यहाँ पे आप देखेंगे तो रिटर्न कुछ नहीं आता ज्यादा। डिफेंस सेक्टर में अगर आप एक्सपेंडिचर करें, सोशल सेक्टर जो होता है उसमें, वेलफेयर सेक्टर जो, वहां पे ज्यादा रिटर्न नहीं है, तो इस तरह से भी रेवेन्यू तो कम था ही, एक्सपेंडिचर भी ज्यादा था गवर्नमेंट का। पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग जो हमने पढ़ा था पिछले चैप्टर में, पीएससी जो कहते हैं जिसको, तो इनका परफॉर्मेंस काफी अच्छा नहीं था। इनका ये इनकम जो इससे काफी नहीं था, इफिशियंट नहीं थी पीएससी। उसके जो फॉरेन एक्सचेंज था कंट्री का, वो ज्यादातर जो है ना, ये इमीडिएट कंजम्पशन के लिए खर्च हो जाता था, मतलब कि हम जो इंपोर्ट कर रहे थे, फूड क्रॉप्स इंपोर्ट कर रहे हैं या ऐसा चीज जो कि इमीडिएट कंजम्पशन हो रहा है, कुछ डेवलपमेंट, मान लिया गवर्नमेंट इंपोर्ट करे टेक्नोलॉजी कुछ नया बिल्ड करने के लिए, जिससे इनकम जनरेट हो, तो उस समय ठीक है। लेकिन हमारा जो ज्यादातर एक्सपेंडिचर जो हो रहा था वो कंजम्पशन नीड के लिए यूज हो रहा था, जहां पे कुछ रेवेन्यू जनरेट नहीं हो रहा था। तो ये सब कुछ कारण थे। एक्सीड्स रेवेन्यू बाय सच ए लार्ज मार्जिन, डेफिसिट हमारा काफी बढ़ गया था। इंपोर्ट ग्रू एट अ वेरी हाई रेट, इंपोर्ट काफी ज्यादा था। इंपोर्ट ज्यादा होने के कारण हमें जो है फॉरेन एक्सचेंज हमारा धीरे धीरे काफी कम हो गया, क्योंकि उससे हमें फॉरेन एक्सचेंज में चुकाना रहेगा। देयर वाज आल्सो नॉट सफिशिएंट फॉरेन एक्सचेंज टू पे द इंटरेस्ट, इंटरेस्ट जो हमने कर्जा लिया बाहर के देशों से, उसका इंटरेस्ट देने के लिए भी हमारे पास उतना पैसा नहीं था, रिजर्व नहीं था। तो ये इकोनॉमी की कंडीशन थी, ये रीजंस था जिसके कारण इकोनॉमी जो उस क्राइसिस सिचुएशन में थी। अब इसके बाद क्या करना था गवर्नमेंट को, उसने फिर अप्रोच किया जो वर्ल्ड फाइनेंस एजेंसी है, आईबीआरडी, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। ये बेसिकली वर्ल्ड बैंक का एक पार्ट है। वर्ल्ड बैंक बेसिकली, वर्ल्ड बैंक ग्रुप अगर आप देखें, इसमें 5 ऑर्गेनाइजेशन है बेसिकली, उसको आप पढ़ सकते हैं आगे डिटेल में। तो इंडियन ये जो है आईबीआरडी जो है, और इंडियन डेवलपमेंट बैंक आईडीबी, ये दो मेजर पार्ट है जो कि लोन्स देते हैं डिफरेंट कंट्रीज को एट सस्ते रेट में, काफी कंसेशनल रेट में देते हैं। तो इसको अप्रोच किया गवर्नमेंट ने, और साथ ही साथ आईएमएफ, इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड जो है, इसको भी अप्रोच किया कि भाई हमें पैसा चाहिए, हमें पैसा दीजिए, इकोनॉमिक स्थिति ठीक नहीं है। इन इंस्टीट्यूशन ने पैसा तो दिया, बट उसके साथ ही साथ कुछ कंडीशन भी दिया कि इंडिया को अपना इकोनॉमी जो है लिबरलाइज करना पड़ेगा, खोलना पड़ेगा इकोनॉमी को। जो कि अभी तक जो लाइसेंस हमने पढ़ा पिछले चैप्टर में कि लाइसेंस राज था, इंपोर्ट पे रेस्ट्रिक्शंस था, आपका टैरिफ था, कोटास था, तो उसको जो है इकोनॉमी को, इंडियन गवर्नमेंट को उसको खोलना पड़ेगा, ताकि बाहर की देशों की प्राइवेट कंपनी यहाँ आ सके, दूसरे देशों से कारोबार हो सके। तो गवर्नमेंट का जो रोल था उसको रिड्यूस करना होगा। ये आईएमएफ ने और वर्ल्ड बैंक ने, बेसिकली आईएमएफ ने ये कंडीशंस रखा कि ट्रेड रेस्ट्रिक्शन जो है, जैसे कि टैरिफ है, कोटा है, उसको आपको हटाना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। तो इसी जो कंडीशन है, इसी का एक नतीजा हुआ न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। जो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, जो इंडियन रिफॉर्म्स हुआ, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, वो एक तरह से इसी कंडीशनलिटीज का नतीजा था। इंडिया ने इस कंडीशन को एग्री किया क्योंकि उसे पैसा चाहिए था, और उसको कंडीशन को फुलफिल करने के लिए, उन कंडीशन को फुलफिल करने के लिए इंडिया ये पॉलिसी लेके आई। तो इसका मेन एम क्या था कि इंडियन इन्वायरमेंट को, इकोनॉमिक इन्वायरमेंट को कम्पिटिटिव बनाना। कम्पिटिटिव कैसे बनाएंगे आप, जबकि आप लेवल प्लेइंग फील्ड देंगे सभी को। मतलब इंडियन, जिस पहले क्या था कि डोमेस्टिक इंडस्ट्री को आपने ज्यादा तवज्जो दिया था, उसको टैरिफ, बाहर की इंडस्ट्री नहीं आ सकती है, तो वैसा नहीं होगा। आपको कम्पिटिटिव बनाना है, बाकी इकोनॉमी भी, बाहर की कंट्री की कंपनियां भी आ सकती है, यहाँ कारोबार कर सके, और जो बैरियर्स है जो बाहर की कंट्री का आने के लिए, उसको रिमूव करना। तो ये जो रिफॉर्म्स था बेसिकली पॉलिसी, इसको दो सेट में, दो ग्रुप में आप बांट सकते हैं। एक है स्टेबलाइजेशन मेजर्स और दूसरा था स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स। स्टेबलाइजेशन मेजर्स जो बेसिकली शॉर्ट टर्म था कि जो उस समय जो वीकनेस थी इकोनॉमी की, इकोनॉमिक क्राइसिस था, उसको पहले ठीक करना, जो कि बैलेंस ऑफ पेमेंट में, मतलब कि हमारा फॉरेन एक्सचेंज जो कम था उसको ठीक करना, और इन्फ्लेशन जो था, जो इसेंशियल गुड्स का जो प्राइसेस काफी ज्यादा था, उसको कंट्रोल में करना। ये इमीडिएट मेजर हमें करना था, शॉर्ट टर्म मेजर। तो एग्जिस्टिंग जो वीकनेसेस था उसको करेक्ट करना, ये स्टेबलाइजेशन मेजर के अंदर आएगा। तो हमें फॉरेन एक्सचेंज बढ़ाना है और इन्फ्लेशन जो कंट्रोल करना है। जो स्ट्रक्चरल रिफॉर्म सेकंड पॉलिसीज आई, सेकंड सेट आप कर सकते हैं ग्रुप, वो था लॉन्ग टर्म, उसे हम कहते हैं लॉन्ग टर्म पॉलिसी। तो लॉन्ग टर्म पॉलिसी में क्या था
कि इफिशियंसी बढ़ाना लॉन्ग टर्म इकोनॉमी का, लॉन्गर टर्म पर्सपेक्टिव में, और इंटरनेशनल कम्पिटिटिवनेस जो है इंडियन इकोनॉमी की बढ़ाना, मतलब कि ज्यादा ज्यादा बाहर की कंट्री की कंपनियां जो है यहाँ काम कर सके, एमएनसी, और उसको जो है फ्री हैंड दिया जाए, कुछ रेस्ट्रिक्शंस नहीं हो, ज्यादा नहीं हो। तो ये जो स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स हुआ, बेसिकली पॉलिसी जो है उसको हम तीन भाग में बांटते हैं, तीन हेड्स में, जो एलपीजी हम कहते हैं, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन जी। तो एलपीजी इसको कहा था, एलपीजी रिफॉर्म्स। एक एक करके हम इसको देखेंगे। पहला लिबरलाइजेशन। लिबरलाइजेशन मतलब हो गया कि आपको लिबरलाइज करना उस इकोनॉमी को, बेसिकली कि ये ना जो हिंड्रेंस इकोनॉमी में ग्रोथ में, उसको जो है खत्म करना, रिस्ट्रिक्शंस जो है उसको खत्म करना, इकोनॉमी को ओपन अप करना, डिफरेंट सेक्टर्स जो है, चाहे इंडस्ट्रियल हो, सर्विस सेक्टर हो, एग्रीकल्चर सेक्टर हो, उसको खोलना दूसरे देशों के लिए, इकोनॉमी को खोलना, ताकि रिस्ट्रिक्शन जो है उसको कम करना। तो ये जो रिफॉर्म्स था, ये पहले भी गवर्नमेंट ने किया था, बट 1980 में दशक में भी, लेकिन जो 1991 में जो किया गया, ये बहुत ही ब्रॉड था, मतलब हर सेक्टर को लेकर था, और हम ना ज्यादा इसमें रिस्ट्रिक्शंस कम किए गए। इसमें कुछ कुछ हम देखेंगे पार्ट में। पहला था आपका इंडस्ट्रियल सेक्टर में को डीरेगुलेट करना। इसमें क्या क्या किया गया, लाइसेंसिंग जो था, तो ये हम देखते हैं पहले क्या था यहाँ पर। पहले लाइसेंसिंग हमने देखा, लाइसेंस राज जिसे हम कहते हैं, जो कि इंडियन इकोनॉमी के लिए भी खराब था उस समय, लाइसेंस राज, इसको कम किया गया। प्राइवेट सेक्टर उस समय जो हमारे कंट्री में था, अलाउड नहीं था। बहुत सारे सेक्टर में, जैसे कि बहुत सारे सेक्टर को रिजर्व किया गया था पब्लिक सेक्टर के लिए, पीएसयू के लिए, कि यहाँ पे सिर्फ पब्लिक सेक्टर ही इंडस्ट्री लगा सकती है, काम कर सकती है। तो इसको खोलना, जो बहुत सारे स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को बढ़ावा देने के लिए बहुत सारे सामान हमने रिजर्व कर रखे थे, कि ना स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज ही उसको प्रोड्यूस कर सकती है, उसको बना सकती है, बेच सकती है। तो इसको है ना कम करना, खत्म करना। और प्राइस कंट्रोल भी था गवर्नमेंट का बहुत, कि गवर्नमेंट बहुत सारी चीजों का प्राइस डिसाइड करती थी। तो ये भी एक ना, इसको भी खत्म करना, इसको रेस्ट्रिक्शन को हटाना। तो ये सारा डीरेगुलेशन गवर्नमेंट लेके आई लिबरलाइजेशन के अंदर में। लाइसेंसिंग जो है एबॉलिश कर दिया गया, एक्सेप्ट ना कुछ कैटेगरी में अभी जो है बेसिकली बहुत कम है, और उससे भी अल्कोहल हो गया, सिगरेट हो गया, हजारस केमिकल हो गया, मतलब ये सब छोड़कर, कुछ कम सेक्टर्स को छोड़कर, जो कि ना एक ना क्रिटिकल सेक्टर है, उसको छोड़कर के सारे सेक्टर में आपको लाइसेंस लेना, लाइसेंस की जरूरत नहीं है। आप बिना लाइसेंस लिए भी आप कंपनी खोल सकते हैं और चला सकते हैं उसको। जो रिजर्व था पब्लिक सेक्टर के लिए, कंपनियां बहुत सारे सेक्टर उस समय रिजर्व थे, अब जो है बहुत ही कम रह गए हैं। अभी आप देखेंगे सिर्फ डिफेंस है बेसिकली, और एटॉमिक एनर्जी रह गया है। रेलवे और ट्रांसपोर्ट भी अभी प्राइवेटाइज हो गया, कुछ कुछ सेक्टर, कुछ कुछ एरिया। तो बेसिकली अभी दो सेक्टर ही रहना जो है, सिर्फ पब्लिक सेक्टर कंपनी यानी गवर्नमेंट चला सकती है, इसमें प्राइवेट सेक्टर का अभी कोई एंट्री नहीं है, एक तरह से कह सकते हैं। जो रिजर्वेशन था स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के लिए, इसको भी काफी कम कर दिया गया, बहुत ही कम इंडस्ट्रीज रह गई हैं, ऑलमोस्ट जीरो है। नेक्स्ट जो रिफॉर्म हुआ इसके अंदर, फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स आया। फाइनेंशियल सेक्टर आपका सकते हैं बैंक से रिफॉर्म्स हो गया, जो लोन्स होता है आपका, जो क्रेडिट दिया जाता है, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो बेसिकली रेगुलेट करता रहा है शुरू से इकोनॉमी को, फाइनेंशियल सेक्टर को। तो इसमें क्या था, इसके अंदर में क्या किया गया कि जो रोल था आरबीआई का, उसको कम किया गया, रेगुलेटरी रोल जो था उसको कम किया गया। तो उसको है ना बेसिकली फैसिलिटेटर बनाया गया, कि आप बस फैसिलिटेट करो कि लोग ठीक से काम करें, बाकी आपको लाइसेंस देना या उसको ना चेक करना, वो आपके काम नहीं है ज्यादा। फाइनेंशियल सेक्टर को अपना डिसीजन लेने के लिए इंडिपेंडेंट छोड़ा गया इसमें। प्राइवेट सेक्टर बैंक्स भी स्टेब्लिश हुए यहाँ पे इंडिया में, जो पहले नहीं थे। फॉरेन इन्वेस्टमेंट आया, बैंकिंग सेक्टर में अलाउ किया गया कि फॉरेन जो बैंक्स है वो यहाँ इन्वेस्ट कर सकते हैं। बैंक में आपको कुछ लिमिट किया गया, 50% का लिमिट, मतलब कि मोनोपोली जो है, जो मेजर स्टेक होगा वो इंडियन कंपनी का ही होगा। तो है ना बैंक्स को फ्रीडम दिया गया कि वो नए ब्रांचेस बना सके, एस्टेब्लिश कर सके बिना आरबीआई के अप्रूवल के। मतलब कि पहले क्या था कि आरबीआई का आपको अप्रूवल लेना पड़ता था अगर आपको कोई भी नया ब्रांच सेटअप करना है, तो वो उसको हटा दिया गया। आप इन बैंक जो है बाहर से रिसोर्सेज, मतलब जैसे हमने देखा एफडीआई जो है बाहर से रिसोर्सेज भी बैंक से ले सकती है, बाहर में ब्रांचेस खोल सकती है। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर जो है, जैसे म्यूचुअल फंड हो गया आपका, मर्चेंट बैंकर्स हो गया, इनको भी अलाउ किया गया कि आप इंडियन मार्केट में आके इन्वेस्ट कर सकते हैं, जो पहले नहीं था। नेक्स्ट जो रिफॉर्म्स आपका टैक्स रिफॉर्म्स लाया गया फाइनेंशियल सेक्टर के अंदर में। फाइनेंशियल सेक्टर के बाद टैक्स रिफॉर्म्स। टैक्स रिफॉर्म मतलब बेसिकली आपका डायरेक्ट, दो तरह के टैक्सेस होते हैं। डायरेक्ट टैक्सेस जो कि से हम पे करते हैं, इनकम टैक्स हो गया आपका, जो कॉर्पोरेट टैक्स हो गया, जो डायरेक्टली इंडिविजुअल जिसके ऊपर टैक्स आया, बर्डन आया है, वही पे कर रहा है, तो ये हम डायरेक्ट टैक्सेस करते हैं।
इसमें काफी रिफॉर्म्स किया गया है, बहुत ही अभी हम देखते हैं स्लैब्स है काफी कम स्लैब्स है, रेट्स उसको स्लैब में बांट दिया गया है, तो ये रिडक्शन किया गया टैक्स स्लैब्स में। इसका मेन एम क्या था कि टैक्स इवेजन जो था उसको कम किया जाए, तो अगर टैक्स कम होगा रेट तो लोग देना चाहेंगे ताकि उनका सारा पैसा जो एक नंबर वाइट पैसा हो वो दिखा सके कहीं भी, तो टैक्स इवेजन वो उसको कम हुआ वो चीज। इनडायरेक्ट टैक्सेस में भी रिफॉर्म किया गया, अभी जो जीएसटी हमने देखा, जीएसटी जो चल रहा है ये काफी बड़ा रिफॉर्म है, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। तो ये उसके बाद एक और किया गया सिंप्लीफिकेशन, जो आप देखते हैं हर साल जो है फॉर्म जो है सिंपल होता चला जाता है इनकम टैक्स का, बाकी टैक्सेस का। आपको एक पन्ने का फॉर्म है उसको आप सिंपली भर सकते हैं आराम से, कोई भी आदमी भर सकता है, आपको किसी सीए के पास या किसी टैक्स एक्सपर्ट के पास जाने की जरूरत नहीं है। तो ये सब स्टेप लिया गया टैक्स रिफॉर्म्स में। नेक्स्ट जो था आपका फॉरेन एक्सचेंज में रिफॉर्म्स लाया गया। फॉरेन एक्सचेंज में रिफॉर्म कैसे लाया गया? रुपी को पहले डिवैल्यू किया गया उस समय। डिवैल्यू मतलब होता है कि रुपी का वैल्यू हमने गिरा दिया उस समय। तो वैल्यू अगर हम रुपी का मान लीजिए 1 रुपया अभी 10 रुपए अगर $1 के बराबर है तो उसको हम घटा देंगे, डिवैल्यू मतलब अब हमारा 15 रुपए इक्वल टू $1 है, तो हमने रुपए की वैल्यू गिरा दी। तो रुपए की जब वैल्यू हम गिरा देंगे तो इससे क्या होगा कि फॉरेन एक्सचेंज ज्यादा आएगा, इनफ्लो फॉरेन एक्सचेंज ज्यादा होगा क्योंकि एक्सपोर्ट आपका बढ़ेगा। अगर सामान जो है कीमत आपकी कम होगी तो एक्सपोर्ट आपका बढ़ेगा। तो ये मेन उस समय एम था कि फॉरेन एक्सचेंज को कैसे, उस समय क्योंकि फॉरेन एक्सचेंज बहुत ही कम था इंडिया के पास 1991 में क्राइसिस के समय। तो इससे क्या हुआ कि फॉरेन एक्सचेंज हमारा बिल्डअप हुआ, फॉरेन एक्सचेंज हमारा और ज्यादा बढ़ा, जिसको कि जिससे कारण इकोनॉमी में मजबूती आई। लेकिन बाद में इसको फ्री कर दिया गया रूपी का, मतलब मार्केट फोर्सेज जो है मार्केट डिटरमाइन करेगा कि रूपी का क्या वैल्यू होना चाहिए, गवर्नमेंट उसको डिटरमाइन नहीं करेगी। ये होता है मार्केट डिटरमाइंड। और मतलब कि एक्सचेंज रेट जो है आपका वो डिमांड और सप्लाई के बीच में डिसाइड होगा कि इकोनॉमी जैसी होगी उस हिसाब से रूपी का पैसा बढ़ता घटता चला जाएगा। दूसरा रिफॉर्म किया गया ट्रेड इन्वेस्टमेंट पॉलिसी में रिफॉर्म्स किया गया। लिबरलाइजेशन ऑफ ट्रेड किया गया ताकि कम्पिटिटिवनेस बढ़ सके, फॉरेन इन्वेस्टमेंट आ सके, टेक्नोलॉजी आ सके। यहाँ पर टेक्नोलॉजी आएगी, फॉरेन टेक्नोलॉजी आएगी तो यहाँ पे प्रोडक्शन जो ज्यादा एफिशिएंट होगा और है ना जो सामान है काफी एफिशिएंट और चीप बनेंगे। तो ये भी इसमें स्टेप लिया गया। जो क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शंस था उस समय में उसको डिसमेंटल करना, जो कि ना टैरिफ और कोटा था उसको डिस्ट्रिक्ट करना, उसको हटाना। रिडक्शन ऑफ टैरिफ रेट, टैरिफ जो गवर्नमेंट लगाती थी इंपोर्ट पे उसको कम करना, उसको हटाना। लाइसेंसिंग जो था उसमें कि इंपोर्ट सामान का जो लाइसेंस था कि आप इंपोर्ट नहीं कर सकते हैं, आपको लाइसेंस लेने की जरूरत पड़ेगी, उसको हटाना। एक्सपोर्ट ड्यूटीज भी बहुत सारी गवर्नमेंट ने हटाया ताकि जो इंडिया का जो सामान है वो कम्पिटिटिव हो सके। एक्सपोर्ट ड्यूटी जो आप यहाँ से एक्सपोर्ट कर रहे हैं जब तो उस पे सामान पे गवर्नमेंट कुछ टैक्स लगाती है, उसको अगर हटा देंगे तो यहाँ का सामान जो है बाहर के देशों में सस्ता होगा। तो ये भी किया गया ताकि यहाँ का सामान ज्यादा सस्ता हो, वहां पे विदेश में उसको मार्केट मिले, वो बेचा जा सके। तो ये सब जो कुछ था वो लिबरलाइजेशन हमने देखा अभी, लिबरलाइजेशन। दूसरा जो है वो प्राइवेटाइजेशन, एलपीजी का दूसरा पार्ट जो था प्राइवेटाइजेशन। प्राइवेटाइजेशन मतलब क्या है कि जो ऐसा हो सकता है कि जो गवर्नमेंट ओन एंटरप्राइजेज है जैसे पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज जो है उसमें गवर्नमेंट को अपना ओनरशिप हटाना, वहां से या तो हटा देना पूरी तरह से या तो फिर उसको ओनरशिप जो है किसी को ट्रांसफर करना और अपने भी कुछ मतलब इसे 100% ओनरशिप अगर पहले है तो उसको आप घटा करके गवर्नमेंट ओनरशिप मान लीजिए 50% या उससे कम हो जाएगी अगर। और दूसरा प्राइवेट सेक्टर का ओनरशिप अगर उसमें 51% या ज्यादा हो, इसका मतलब उसको आपने प्राइवेटाइज कर दिया, क्योंकि यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर जो अगर ज्यादा मेजोरिटी शेयर जो है प्राइवेट सेक्टर के पास है तो वो ज्यादा वो उसका मालिक होगा और पब्लिक गवर्नमेंट जो उसकी मालिक नहीं रहेगी। तो ये बेसिकली एम होता है प्राइवेटाइजेशन का। इसमें दो तरह के किया जा सकता है। एक है आपकी विड्रॉवल ऑफ गवर्नमेंट फ्रॉम ओनरशिप, मतलब हमने इसका स्टेक जो है 100% या 51% से 50% से उसको कम कर दिया, अब गवर्नमेंट की ओनरशिप नहीं रहेगी उसमें। दूसरा है कि उसको हम बेच दे, मतलब कि गवर्नमेंट ओनरशिप 100% से हमारी जितना भी है 0% कर दिया हमने, मतलब गवर्नमेंट इसमें कोई भागीदार नहीं है, जो भी है प्राइवेट सेक्टर उसको चलाएगा। तो ये दो तरीका है प्राइवेटाइजेशन का। और जो ये हमने देखा पहला पार्ट, इसमें इसे हम कहते हैं डिसइन्वेस्टमेंट, मतलब हमने कुछ पार्ट जो है मान लीजिए हमारे पास गवर्नमेंट का 75% शेयर है किसी पब्लिक सेक्टर में, उसको हम घटाकर 50% करते हैं, 25% शेयर हमने अगर बेच दिया तो ये जो है हम इसे हम कहेंगे डिसइन्वेस्टमेंट। ये हमने कुछ पार्ट जो है 25% पार्ट जो है गवर्नमेंट ने अपना बेच दिया प्राइवेट सेक्टर को।
तो डिसइन्वेस्टमेंट अभी आप देखते होंगे न्यूज में कि डिसइन्वेस्ट कर दिया गवर्नमेंट ने इसको, तो उसका मतलब ये है कि हमने जो अपना जो इक्विटी है, हमारा जो शेयर है, उसको हमने कम कर दिया। ये किस लिए किया जाता है कि इसको फाइनेंशियल डिसिप्लिन इसका इंप्रूव किया जा सके और जो मॉडर्नाइजेशन उसमें लाया जा सके। जैसा आप देखते हैं पब्लिक सेक्टर को क्रिटिसाइज किया गया पहले भी, इस लास्ट चैप्टर में हमने देखा कि उसमें है ना डिसीजन लेने की पावर नहीं थी, पब्लिक सेक्टर जो उतना एफिशिएंट नहीं था। पब्लिक सेक्टर में क्या होता है कि ना जो ज्यादा गवर्नमेंट कंट्रोल ज्यादा होता है तो वो प्राइस कंट्रोल वहाँ होता है, उतनी एफिशिएंटली वो डिसीजन नहीं ले पाती है, आउटपुट वो है उसमें सही नहीं है तो उस कारण से वहां पे एफिशिएंसी ज्यादा नहीं होती पब्लिक सेक्टर में, एक जो अनुमान है। तो उसको ठीक करने के लिए प्राइवेट सेक्टर को देना इसलिए दिया जाता है ताकि उसमें जो फाइनेंशियल डिसिप्लिन आ सके, मतलब कि जो फाइनेंस रिसोर्सेज है उसको सही से यूज किया जा सके और उसमें नई टेक्नोलॉजी लाया जा सके। जैसे कि पब्लिक सेक्टर में ये भी होता है कंट्रोल डिस्ट्रिक्शन की, आप एम्प्लॉय को जल्दी हटा नहीं सकते हैं क्यों, तो उसमें क्या है कि आपका जो लेबर इंटेंसिव रहेगा, आप मॉडर्नाइजेशन ज्यादा ले जा सकते हैं। तो ये सब चीज प्राइवेट सेक्टर में नहीं रहती है, प्राइवेट सेक्टर में इतना रेस्ट्रिक्शंस नहीं रहता है, तो इसीलिए प्राइवेटाइजेशन को फेवर किया गया। इसमें इसको पहले हम देखते हैं यहाँ पे ये जो बॉक्स है प्राइवेटाइजेशन, ये ज्यादा मूव कर रहा है, तो बॉक्स जो है आपका नवरत्न एंड पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस। तो नवरत्न ये हम सुनते हैं कि महारत्न स्टेटस है कुछ कंपनी का नवरत्न, तो ये क्या है नवरत्न? ये जो है बेसिकली पब्लिक सेक्टर जो कंपनियां हैं उनको एक टैग दिया गया, उनको एक क्राइटेरिया दिया गया, कैटेगरी में बांटा गया, महारत्न, नवरत्न और मिनी रत्न। इसमें दो कैटेगरी होती है, मिनी रत्न कैटेगरी 1 है, कैटेगरी 2 है। तो ये किस लिए बांटा गया? इसमें इसलिए बांटा गया क्योंकि जो अच्छी जो बड़ी कंपनियां हैं उसको महारत्न स्टेटस दिया जाता है। तो ये जो स्टेटस आप देख रहे हैं सबसे बड़ा स्टेटस ये महारत्न है, उसके बाद नवरत्न आता है, उसके बाद मिनी रत्न आता है। तो इसी हिसाब से जो महारत्न कंपनी है उनको ज्यादा ऑटोनॉमी मिलती है, मतलब कि उनको ज्यादा फ्रीडम मिलता है कि वो अपना डिसीजन अपने आप ले सके। उसका जो बोर्ड है, मैनेजमेंट जो है, उसमें जो जीएम पीएम जो उसके सीईओ होते हैं उनको ज्यादा पावर दी जाती है कि वो आप अपना जो है डिसीजन खुद ले सकते हैं। आपको गवर्नमेंट जो आपका ऐसे मिनिस्ट्री है उससे आपको परमिशन लेने की जरूरत नहीं है बहुत सारे केसेस में। उसी तरह नवरत्न में भी है, उसमें नवरत्न में कुछ जैसे इसमें मान लीजिए 5,000 करोड़ 2,000 करोड़ का अगर है आपका, तो यहाँ पे आपको 1,000 करोड़ तक का आप डिसीजन ले सकते हैं। इस तरह से एक डिक्रीजिंग लेवल पे दिया जाता है। इससे क्या होगा कि कंपनी इफिशिएंटली जो रन करेगी, क्योंकि आपको बार बार गवर्नमेंट का डिसीजन लेने की जरूरत नहीं है, जो डिसीजन लेने में डिले होता है उसकी वो कम हो जाएगा, तो इससे प्रॉफिट भी बढ़ेगा, आपका ऑपरेशनल और फाइनेंशियल ऑटोनॉमी आएगी। तो ये कुछ ये गवर्नमेंट ने काफी इसमें रिफॉर्म्स के बाद ये स्टार्ट किया कि और ऑटोनॉमी दिया जाए पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस को कैसे। इसी में जो महात्मा ऐसे कुछ कंपनियां यहाँ पे बताई गई, एग्जाम्पल जैसे इंडियन ऑयल हो गया आपका, आईओसीएल जो है, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया है आपका, नवरत्न में आपका हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स है आपका, मिनी रत्न में आपका हो गया बीएसएनएल हो गया, एयरपोर्ट अथॉरिटी हो गया। तो ये सब कुछ कुछ इंडस्ट्रीज है जिसको कि ये टैग दिया गया है। तब हम आते हैं नीचे, हाँ इसी में, तो इससे क्या बेनिफिट भी हुआ कि प्राइवेटाइजेशन होने से जो बाहर की कंपनियां भी आई वहां पे इन्वेस्ट करने के लिए, उसमें प्राइवेटाइजेशन में स्टेक खरीदने के लिए, तो एफडीआई भी गवर्नमेंट को आया, फॉरेन इन्वेस्टमेंट आया, फॉरेन एक्सचेंज जो गवर्नमेंट का वो भी इससे बढ़ा। तो ये फायदा हुआ प्राइवेटाइजेशन का। नेक्स्ट हम आते हैं ग्लोबलाइजेशन पे। ग्लोबलाइजेशन क्या हुआ बेसिकली कि आप इंटीग्रेट हो रहे हैं एक तरह से इकोनॉमी को बाहर की इकोनॉमी से। तो कॉम्प्लेक्स फिनोमेना इट इज सेट ऑफ वेरियस पॉलिसीज ग्रेटर इंटरडिपेंडेंस इंटीग्रेशन। तो इंटरडिपेंडेंस होना एक कंट्री का, इंडिया जो मान लीजिए पहले जो क्या था कि बंद था हमारा, इंपोर्ट हम नहीं करेंगे, एक्सपोर्ट करेंगे सिर्फ थोड़ा बहुत, तो उसको छोड़ करके हम और इंटीग्रेट हो रहे हैं दूसरे इकोनॉमी से। यही मतलब होता है ग्लोबलाइजेशन का, मतलब बेसिकली टर्निंग द वर्ल्ड इनटू वन होल और क्रिएटिंग अ बॉर्डरलेस वर्ल्ड। मतलब कैसे इकोनॉमिक इंटीग्रेशन हो सकता है, बॉर्डरलेस हो गया, कोई भी सामान कहीं भी जा सकता है, आप कहीं भी इंडस्ट्री सेटअप कर सकते हैं, बाहर की इंडस्ट्रीज भी यहाँ कंपनी यहाँ की इंडस्ट्री सेटअप कर सकती है, चला सकती है। तो ये हो गया ग्लोबलाइजेशन। इसका कुछ पार्ट्स है जैसे कि आउटसोर्सिंग एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। आउटसोर्सिंग जैसे कि आप देखते हैं कि यहाँ इंडिया में भी होता है कि आप अपनी कंपनी में कुछ सामान जो है आप आउटसोर्स कर देते हैं कि भाई ये जो काम है वो दूसरी छोटी कंपनी करेगी, ये काम जो है दूसरी छोटी कंपनी करेगी। तो ये जो बेसिकली है
कि रेगुलर सर्विसेज जो आपने एक्सटर्नल किसी कंपनी को दे दिया कि वो वही करे उसका, हम आपको उसका पैसा देंगे, और हमने कुछ क्राइटेरिया सेटअप कर दिया कि भाई ऐसा ऐसा आपको करना है, ऐसे हमें एम्प्लॉय चाहिए, इस लेवल का उनका स्किल होना चाहिए, तो ये सब हमने डिसाइड कर लिया। बाकी जो दूसरी कंपनी है वो उसको प्रोवाइड कर रही है। तो ये एक है ना ग्लोबलाइजेशन का ही पार्ट है एक तरह से। ये अभी जो देखते हैं आईटी सेक्टर में, जैसे बहुत सारी एमएनसीज है वो यहाँ पे काम करती है, या फिर वो एमएनसी का काम जो है यहाँ पे कुछ छोटी कंपनियां वहाँ फॉलो करती है, यहाँ पे करती है, उसके लिए सॉफ्टवेयर के सेक्टर में कुछ ज्यादा है ये चीज। बीपीओ आपने सुना होगा, बीपीओ जो कॉल सेंटर है, वो बेसिकली कॉल सेंटर यहाँ पर है, लेकिन वो बात करते हैं वहाँ की लोगों के, वहाँ के कंज्यूमर से, यूएसए और यूके के। तो ये सब जो है आउटसोर्सिंग है, कि यहाँ पे उन्होंने आउटसोर्स कर दिया कि भाई आप कॉल सेंटर चलाओ, और क्योंकि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का जमाना है, सारे कुछ कनेक्टिविटी है, तो वहाँ के कॉल यहाँ कनेक्ट करते हैं और यहाँ के लोग वहाँ पे लोगों का प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। तो ये चीज है आपका बेसिकली ग्लोबलाइजेशन। जैसे कि अकाउंटेंसी हो गया, आपका क्लिनिकल सर्विसेज देखते हैं, टेलीमेडिसिन जो है आपका, तो ये सब जो है आउटसोर्सिंग का एक सब सेक्टर है। तो ये इसलिए पॉसिबल है क्योंकि मॉडर्न टेलीकम्युनिकेशन लिंक जो है आप आराम से तुरंत यहाँ बैठे बैठे व्हाट्सएप, स्काइप पे आप बात कर सकते हैं किसी से, जीरो डिले है, ऑलमोस्ट आप तुरंत बात कर सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं किसी से भी। तो ये सब इस कारण से, टेक्नोलॉजी के कारण से, यहाँ देखिए आप आउटसोर्सिंग आप ले सकते हैं कि यहाँ पे एक कैंडिडेट बैठा, ये बाहर का सिटीजन है, यहाँ का सिटीजन है, तो यहाँ पे इन्होंने कनेक्ट कर लिया, तो ये रियल टाइम बेसिस पे ये दोनों बात कर रहे हैं। इसी में एक दूसरा जो पार्ट है आपका ग्लोबलाइजेशन है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जो 1995 में सेटअप हुआ था, अभी भी चलता है। इसके पहले जो है ये गैट एक ऑर्गेनाइजेशन था, जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ। तो ये 1948 में सेटअप हुआ था। इसको बदल के फिर बाद में डब्ल्यूटीओ बनाया गया 1995 में, जो कि बेसिकली ट्रेड एग्रीमेंट जो है इंटरनेशनल ट्रेड को रेगुलेट करने के लिए, रूल बेस्ड ट्रेडिंग है, मतलब कि अगर ग्लोबलाइजेशन बढ़ेगा तो ऑब्वियस सी बात है दो देश तीन देश आपस में ट्रेड करेंगे, तो वो ट्रेड जो है ट्रांसपेरेंट हो, सभी के लिए बराबर हो। ऐसा नहीं डेवलप्ड कंट्री आपस में ट्रेड कर रहे हैं, डेवलपिंग कंट्रीज को फायदा नहीं हो रहा है, पुअर कंट्री को एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है, तो वैसा नहीं हो, एक रूल बेस्ड ट्रेडिंग रिजाइम बने कि सबके लिए बराबर रूल हो, किसी के लिए भी रूल ऊपर नीचे नहीं हो, चाहे वो डेवलप्ड हो, डेवलपिंग कंट्रीज हो, पुअर कंट्री हो, कैसी भी कंट्री हो। तो कोई भी देश जो है, जैसे हमने देखा टैरिफ होता जो है, इसको आर्बिट्रेरली रख नहीं सके। तो ये बेसिकली एम है डब्ल्यूटीओ का कि ग्लोबलाइजेशन कैसे सही तरीके से काम करे, इंश्योर ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ द वर्ल्ड रिसोर्सेज। तो इसका काम है कि रिमूवल ऑफ टैरिफ एज वेल एज नॉन टैरिफ बैरियर, जो नॉन बैरियर्स जो बेसिकली उसको रिमूव किया जाए, दूसरे एक देश और दूसरे देश पर बैरियर लगा रहे हैं तो रिमूव किया जाए, वो अगर है भी तो वो सही रूल के हिसाब से होना चाहिए, और मार्केट एक्सेस जो है सभी कंट्रीज को मिले, चाहे वो पुअर कंट्री को डेवलप्ड कंट्री का मार्केट चाहिए या डेवलप्ड कंट्री को पुअर कंट्री का मार्केट चाहिए। इंडिया में इसमें शुरू से पार्टिसिपेशन रहा इंडिया का, और इंडिया ने भी अपना जो टैरिफ बैरियर या नॉन टैरिफ बैरियर्स है उसको काफी रिड्यूस किया है इस केस में ग्लोबलाइजेशन में। और इसमें लेकिन ये कहना बहुत बार क्रिटिसाइज भी किया जाता है डब्ल्यूटीओ को कि ना डेवलपिंग कंट्रीज को उतना फायदा नहीं हुआ जितना कि डेवलप्ड कंट्रीज को इससे फायदा होता है। तो ये खैर आगे डिस्कशन की बात है। इसके आगे नेक्स्ट ना पॉइंट में मूव करते हैं 3.6 में। इसमें हम देखेंगे असेसमेंट, मतलब कि जो रिफॉर्म्स गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किया 1981 का, उससे क्या फायदा हुआ हमें 15 सालों में, 1990 से लेकर आप समझ सकते हैं 15 सालों में 2015-14 तक इंडिया को क्या फायदा हुआ। तो ये चार्ट के बेसिस पे समझाया गया है, क्या कहते हैं टेबल के बेसिस पर। इसमें जीडीपी दिखाया गया है कि जीडीपी जो है डिफरेंट सेक्टर, जो बेसिक जो स्ट्रक्चर है जीडीपी का, सॉरी इकोनॉमी का, एग्रीकल्चर हो गया, इंडस्ट्री हो गया, सर्विसेज, इसमें कैसा ग्रोथ रहा है जीडीपी। जीडीपी हमने पढ़ा था लास्ट चैप्टर में, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो ये ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो है टोटल दिया गया है, और सेक्टर वाइज डिफरेंट सेक्टर्स कैसे परफॉर्म किया है इसको इसमें दिखाया गया है। 1991 में आप कर सकते हैं, 1991 में ये स्टेटस था। तो ग्रोथ जो है एग्रीकल्चर सेक्टर को हम छोड़ दें और देखें तो सर्विस सेक्टर में ऑलमोस्ट हर साल, हर 5 सालों में ग्रोथ काफी अच्छा रहा है, ग्रोथ रहा है। अगर यहाँ पे हम छोड़ दें, यहाँ पे ना और यहाँ पे आप देखें ग्रोथ रहा है जनरली 10.3% है, 6.37 से हम 10.3% पे आ गए। इंडस्ट्री सेक्टर में थोड़ा उतना ग्रोथ नहीं रहा है। एग्रीकल्चर सेक्टर जो है काफी हैम्पर हुआ है। एग्रीकल्चर सेक्टर में बीच में कुछ ग्रोथ रहा था 4% का, बट बाद में ये ग्रोथ नहीं रहा।
तो डिफरेंट सेक्टर को डिफरेंट तरीके से इफेक्ट किया है एलपीजी पॉलिसी, जो रिफॉर्म्स पॉलिसी था। ग्रोथ इज मेनली ड्रिवन बाय ग्रोथ इन द सर्विस सेक्टर। तो हमने जैसे देखा बेसिकली सर्विस सेक्टर से ही इंडियन जो जीडीपी ग्रोथ रहा है। और इकोनॉमी ओपन करने से रैपिड इंक्रीज इन फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, एफडीआई ज्यादा आया हमारे पास, एफडीआई एफआईआई जो है वो बहुत काफी आया, जिससे फायदा हुआ इकोनॉमी को। फॉरेन एक्सचेंज जो इंडिया में काफी ज्यादा है, इससे इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आई आपका। हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं आज काफी गुड्स को, जो पहले हम नहीं करते थे। तो जैसे कि ऑटो पार्ट्स हो गया, सॉफ्टवेयर हो गया, सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री जो अब काफी डेवलप्ड है इंडिया में, काफी कंपनीज है। टेक्सटाइल हो गया, इंजीनियर गुड्स हो गया। बट इसके साथ ही साथ जो है इसको क्रिटिसाइज भी किया जाता है काफी, एलपीजी पॉलिसी जो रिफॉर्म्स पॉलिसी, ये इसलिए किया जाता है कि जो है ना डिफरेंट सेक्टर्स में ये डिफरेंट केसेस में इसको क्रिटिसाइज भी किया जाता है, जिसको हम आगे देखेंगे। पहला है ग्रोथ एंड एम्प्लॉयमेंट। तो ग्रोथ तो हुआ बट एम्प्लॉयमेंट उतना जनरेट नहीं हुआ। यहाँ पे आज भी काफी अनएम्प्लॉयमेंट है, जिसको डिटेल में हम आगे के चैप्टर्स में देखेंगे। अब एग्रीकल्चर जैसे हमने ऊपर देखा टेबल में कि एग्रीकल्चर सेक्टर में उतना ग्रोथ नहीं रहा है, इनफैक्ट निगेटिव ग्रोथ भी रहा है, डीएक्सलेटरिंग निगेटिव ग्रोथ रहा है काफी में। ये इसलिए क्योंकि पब्लिक सेक्टर इन्वेस्टमेंट जो है एग्रीकल्चर में वो धीरे धीरे कम हो गया। इन्वेस्टमेंट एग्रीकल्चर जैसे कि इंफ्रास्ट्रक्चर जो है आपका, रोड हो गया, मार्केट हो गया, इरिगेशन हो गया, ये सब चीजों में इन्वेस्टमेंट नहीं हुआ है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट जो उसमें इन्वेस्टमेंट नहीं हुआ है। तो इस कारण से जो एग्रीकल्चर सेक्टर में ग्रोथ काफी गिर गया। और फर्टिलाइजर सब्सिडी जो गवर्नमेंट ने हटाया एलपीजी पॉलिसी के अंतर्गत कि भाई हमें फर्टिलाइजर सब्सिडी कम करना है, ओपन करना मार्केट को, इस कारण से भी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ गया, जिसके कारण स्मॉल फार्मर जो उनको काफी इफेक्ट हुआ। और उसके बाद जो क्वांटिटेटिव रेस्ट्रिक्शंस जो इंडिया ने हटाया कि इंपोर्ट पे, उसके कारण जो भी इंडियन फार्मर्स को काफी इफेक्ट हुआ एग्रीकल्चर में, कि जो इंटरनेशनल कंपटीशन वो काफी बढ़ गया। बाहर के जो सस्ते और जो क्वालिटेटिव सामान थे, जो अच्छे सामान थे, वो इंडिया में सस्ते रेट में मिल रहे हैं, और इंडियन फार्मर्स को उतना का जो सामान है वो महंगा है। तो वहां पे एग्रीकल्चर सेक्टर को निगेटिव ग्रोथ हुआ। दूसरा जो है गवर्नमेंट का एक्सपोर्ट पॉलिसी था कि ना आप ज्यादा ज्यादा एक्सपोर्ट करें, उसके कारण भी जो है एक तरह से प्रोडक्शन है वो फूड क्रॉप से चेंज होकर के कैश क्रॉप तरफ मूव कर गया। मतलब लोग जो है, फार्मर जो है ज्यादा कैश क्रॉप ग्रो करना चाहते हैं, ताकि वो एक्सपोर्ट करके ज्यादा पैसा कमा सके। इसके कारण से जो फूड ग्रेन्स पे जो है प्रेशर पड़ा काफी, क्योंकि फूड ग्रेन प्रोडक्शन कम हो गया, खाने वाले लोग उतने ही है, तो फूड ग्रेन जो है ज्यादा प्रेशर हो गया कि फूड ग्रेन पे आपको ज्यादा ग्रो करना है या फिर इंपोर्ट करना है। तो ये एक निगेटिव इफेक्ट हुआ एग्रीकल्चर सेक्टर पे। इंडस्ट्री की हम बात करें तो इंडस्ट्री में भी कुछ खास ग्रोथ नहीं रहा है, स्लो डाउन रहा है काफी बार। डिक्रीजिंग डिमांड ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट, ये इसलिए क्योंकि है ना बाहर से जो इंपोर्टेड सामान है वो चीप है, चीपली आ रहा है, सस्ते सामान आ रहे हैं। इन्वेस्टमेंट जो है आपका टेक्नोलॉजी में या जो इंडस्ट्री सेटअप करने में वो नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट नहीं है गवर्नमेंट का। तो ये सब रीजन है जिसके कारण से इंडस्ट्री भी है ना इतनी इफेक्टेड नहीं, उतनी ना ग्रोथ अच्छा नहीं रहा इंडस्ट्री में। डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर्स आर फेसिंग कंपटीशन, तो ये निगेटिव पॉइंट आपका, मतलब कि इसके कारण कंपटीशन जो है इंपोर्टेड गुड्स से ज्यादा बढ़ गया इसमें। तो ये सब जो है किसी आप कह सकते क्रिटिसिज्म है एलपीजी पॉलिसी का, इंडियन रिफॉर्म्स पॉलिसी का, कि उतना जो सभी सेक्टर्स को सभी तरीके से फायदा नहीं हुआ इकोनॉमिक पॉलिसी का। साथ ही साथ जैसे हमने देखा कि इंडिया स्टिल डज नॉट हैव एक्सेस टू डेवलप्ड कंट्रीज मार्केट। तो बहुत सारी डेवलप्ड कंट्रीज के मार्केट का इंडिया को एक्सेस नहीं है, वहां पर टैरिफ बैरियर ज्यादा है, नॉन टैरिफ बैरियर बेसिकली। तो इंडिया को उतना फायदा नहीं हुआ इस केस में अगर हम देखें तो इंडिया को उतना फायदा भी नहीं हुआ रिफॉर्म्स पॉलिसी से। नेक्स्ट हम आते हैं डिसइन्वेस्टमेंट। डिसइन्वेस्टमेंट जो है गवर्नमेंट ने किया काफी, तो इसमें भी क्रिटिसिज्म हुआ है कि पीएससी जो अभी सेक्टर एंटरप्राइजेज जो गवर्नमेंट ने बेचा या फिर डिसइन्वेस्ट किया, उसको कम प्राइस से जो बेचा गया, और जो पैसा आया डिसइन्वेस्टमेंट से उसको जो गवर्नमेंट ने सही तरीके से यूटिलाइज नहीं करके डिफरेंट जो अलग खर्चों पर यूज किया, जो कि जरूरत नहीं था। फिर फिस्कल पॉलिसी अगर हम देखें तो है ना, जो रिफॉर्म्स के कारण जो, या कर सकते हैं ग्लोबलाइजेशन के कारण, या फिर आईएमएफ जो रिस्ट्रिक्शंस है उसके कारण गवर्नमेंट जो है पब्लिक सेक्टर पे या सोशल सेक्टर पे ज्यादा एक्सपेंडिचर नहीं कर सकती है, एक्सपेंडिचर नहीं कर रही है। इसके कारण जो सोशल प्रोग्राम जो है, वेलफेयर प्रोग्राम्स, उसको काफी इफेक्ट हुआ। तो सोशल प्रोग्राम बेसिकली जो क्या पुअर को हेल्प करते हैं, जो नीचे वाले तबके उनको हेल्प ज्यादा करते हैं, तो उस कारण से
इसको भी इफेक्ट हुआ एलपीजी पॉलिसी के कारण। निगेटिव इफेक्ट ऑन डेवलपमेंट एंड वेलफेयर एक्सपेंडिचर, तो ये सारा जो क्रिटिसिज्म अगर आपको लिखने आया तो आप इसमें लिख सकते हैं कि कहाँ जो है क्रिटिसिज्म एक तरह से निगेटिव इफेक्ट ऑफ एलपीजी या रिफॉर्म्स पॉलिसी। तो कंक्लूजन आप देख सकते हैं कि पॉजिटिव भी रहा है हमारा जैसे हमने पढ़ा, और निगेटिव भी रहा है। तो पॉजिटिव केस में रहा कि हमें ग्लोबल मार्केट का एक्सेस मिला, हमें बाहर की टेक्नोलॉजी मिली, हमें हाइपर टेक्नोलॉजी मिला, और इंक्रीज पॉसिबिलिटी ऑफ लार्ज इंडस्ट्रीज, क्योंकि हमें फॉरेन से इन्वेस्टमेंट मिल रहा है, तो उसके कारण बड़ी बड़ी इंडस्ट्री भी यहाँ पे सेटअप हुई, जिसके कारण हमें फॉरेन कैपिटल भी मिला और यहाँ पर चीप सामान मिला। बट साथ ही साथ जो निगेटिव रहा है इसका कि वेलफेयर ऑफ पीपल जो है, डेवलपमेंट जो है वो कम हो गया, इकोनॉमिक डिस्पैरिटी जो है वो ज्यादा बढ़ गई है, चाहे वो दो देशों के बीच में हो, डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्रीज के बीच में हो, पुअर कंट्रीज के बीच में हो, वो हो। तो अगर हम देखें यहाँ पर कि है ना डिस्पैरिटी, इकोनॉमिक डिस्पैरिटी जो पुअर कंट्री और जो रिच कंट्री के बीच में है, जो वो काफी बढ़ गई है, क्योंकि डेवलप्ड कंट्रीज को डेवलपिंग कंट्रीज का ही मार्केट एक्सेस मिल रहा है। वहां पे डेवलप्ड कंट्री की जो एमएनसीज है, जो बड़ी कंपनियां हैं, वो डेवलपिंग कंट्री में जाके इंडस्ट्री लगा रही है, वहां पैसा कमा रही है, लेकिन वहां के लोगों में पैसा नहीं जा रहा है। तो ये सब जो कारण, इस कारण से जो इकोनॉमिक डिस्पैरिटी भी बढ़ी है एलपीजी के पास बाद में, तो ये एक निगेटिव इम्पैक्ट है एलपीजी पॉलिसी का। साथ ही साथ जो इंक्रीज द इनकम एंड क्वालिटी ऑफ कंजम्पशन ऑफ ओनली हाई इनकम ग्रुप्स, तो सिर्फ हाई इनकम जो ऊपर लेवल रिच जो लोग हैं उनको ज्यादा हेल्प हुआ है, और कुछ जो ग्रोथ है वो सिर्फ और सिर्फ कुछ सिलेक्टेड एरिया, जैसे आप कह सकते हैं इंडिया केस में मेट्रो सिटीज जो है या फिर जो वेल कनेक्टेड सिटीज है उनको ज्यादा हेल्प हुआ है, जो बाकी टायर 3 टायर 2 सिटीज जो है उनको उतना हेल्प नहीं हुआ एलपीजी से। इनफैक्ट उनको निगेटिव हेल्प हुआ है, वहां पे डिस्पैरिटी ज्यादा बढ़ गई है। अगर आप देखें बाकी मेन सिटीज में भी तो आपको दिख जाएगा कि कहीं कहीं पर आउटस्कर्ट में अगर आप जाएं तो दिखेगा आपको कि रूरल इंडिया है और अर्बन इंडिया है, पुअर और रिच का डिफरेंस। तो ये सब जो है इफेक्ट रहा है, निगेटिव इम्पैक्ट जो है एलपीजी पॉलिसी का, आप देख सकते हैं इसमें। तो फ्रेंड्स ये था चैप्टर आपका थर्ड, इसमें ना जो एलपीजी पॉलिसी को हमने डिस्कस किया। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप जरूर लाइक करें और सब्सक्राइब करें चैनल को, और क्विज भी है इसको आप जरूर अटेम्प्ट करें, और आगे भी आप सब्सक्राइब करें ताकि आगे हम जो वीडियो करेंगे नेक्स्ट चैप्टर उसको आप देख सकें। थैंक यू फ्रेंड्स।